नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे न्यूज रूम लाइव। आपके साथ मैं कुणाल गोस्वामी, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी आशिक शर्माल। बात होगी हर बड़ी महत्वपूर्ण खबर की, लेकिन शुरुआत सबसे पहले बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर उससे पहले बड़ी खबर यूपी से। यूपी के कासगंज में बड़ा हादसा हुआ है। कासगंज में मिट्टी धंसने से 4 महिलाओं की मौत हो गई है। और फिलहाल बताते चले कि मिट्टी की घाय गिरने का ये बड़ा मामला सामने आया है, जहां पर 9 लोगों को बाहर निकाला गया है। हादसे में 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई है। 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज से बड़ी खबर, जहां मिट्टी की घाय गिरने की वजह से मामला सामने आया और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 9 लोगों को यहां पर बाहर निकाला गया है। 3 महिलाओं समेत यहाँ 4 लोगों की अभी तक आप देखिए मौत हुई है। 5 लोग घायल हो गए हैं और उपचार के लिए लगातार इन लोगों को जो घायल हुए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस, डीएम, एसपी सहित आला अधिकारी पहुंचे हैं, लेकिन बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर योगी आदित्यनाथ ने भी आप देखिए अपनी बात को किस तरह से रखा। एक एक करके लगातार 9 लोगों को यहाँ पर बाहर निकाला गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। हादसे में 4 लोगों की अभी तक मौत हो गई है और 5 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूरे मामले पर संज्ञान लिया है और जल्द से जल्द राहत बचाव कार्य को यहाँ पर शुरू किया जाए, दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। इसी को मद्देनजर रखते हुए पुलिस के आला अधिकारी, डीएम और भी वहाँ पर आला अधिकारी जो है मौके पर पहुंच गए हैं। तो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरह से यूपी के कासगंज में मिट्टी का पूरा ढेर था। वहां पर महिलाएं काम कर रही थी, कई लोग वहां पर मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन इसी दौरान मिट्टी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो घाय गिरने से बड़ा हादसा पेश आया। देखते ही देखते महिलाएं और कुछ लोग उस नीचे दब गए और आसपास के लोगों ने शोर शराबा किया, चीखम चिल्ली। उसके बाद आनंद फानंद में लोगों को बाहर निकाला गया। तब तक उसमें 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी थी। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। राहत बचाव कार्य लगातार चलाया जा रहा है। अब तक 9 लोगों को बाहर निकाला गया है। 3 महिलाएं और 3 महिलाओं सहित 4 लोगों की मौत हो चुकी है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। मौके पर डीएम, एसडीएम सभी मौजूद हैं, आला अधिकारी उपस्थित हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान ले लिया है और जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न कराने के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। तो बड़ी खबर फुल स्क्रीन पर वीडियोस आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद से भीड़ वहां पर नजर आ रही है, क्योंकि किसी को इस बात की उम्मीद भी नहीं थी कि जिस तरह से वहां पर काम चल रहा था मजदूरी का, और देखते ही देखते इतना बड़ा मिट्टी का हिस्सा देखते ही देखते ढह जाएगा और वहां पर जो मजदूर, स्थानीय मजदूर काम कर रहे थे, वो उसकी जद में आ जाएंगे। कुल 9 लोग उसकी चपेट में आए, जिनमें 3 महिलाओं की मौत हो गई और 1 पुरुष की मौत हुई है। 5 अन्य लोग हैं जो घायल हैं, नजदीक की जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एसपी, डीएसपी, अन्य पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। जो अन्य रेस्क्यू ऑपरेशन से संबंधित जो अमला है वो भी वहां पर मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टीम लगातार इस मामले पर संज्ञान ले रही है और सख्त निर्देश दिए गए हैं जल्द से जल्द। अभी अगर किसी और के भी कभी होने की संभावना है तो उसको जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को संपन्न कराते हुए बाहर निकाला जाए और स्वास्थ्य उपचार दिया जाए। तो फिलहाल साफ तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से भारी तादाद में वहां पर लोग उमड़े हैं, क्योंकि जिस तरह से एक बड़ा हादसा पेश आया है। बताया जा रहा है कि घाय जो है वो ज्यादा खोखली होने की वजह से ये अचानक गिर गई और जिसके चलते ये बड़ा हादसा हुआ। कुछ महिलाओं की दबने की भी यहाँ खबर सामने आई थी और दबे होने की संभावना के चलते फिलहाल बचाव कार्य को शुरू किया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें मौके पर पहुंची हैं और एक एक करके सबको बाहर निकालने की कोशिश की जा रही है। और इसके साथ ही कोतवाली सदर क्षेत्र है मोहनपुरा का, मोहनपुरा गांव है, जहां पर ये महिलाएं मिट्टी लेने गई हुई थी और इस दौरान मिट्टी का जो टीला है वो धंसने से उसमें ये महिलाएं दब गई हैं और आनंद फानंद में घटना की सूचना पुलिस को दी गई और उसके बाद पुलिस ने पूरी तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन को यहाँ शुरू कर दिया। और इस दौरान ये बताते चले कि 4 महिलाओं की मौके पर ही मौत होने की भी खबर सामने आई थी, जिसमें 2 महिलाओं की हालत फिलहाल गंभीर होने के चलते उन्हें रेफर भी किया गया था। और साथ ही साथ बताते चले कि संभावना के चलते बचाव कार्य यहाँ पर शुरू किया गया। आप साफ तौर पर देख सकते हैं ग्राउंड जीरो पर एम्बुलेंसेज वहाँ पर पहुंची हुई है और आनंद फानंद में जो लोग दब गए हैं, घायल हो गए हैं, उन्हें अस्पताल पहुंचाने के लिए रेस्क्यू को शुरू कर दिया गया है। आस पड़ोस के लोग भी यहाँ पर पहुंचे हैं, क्योंकि गांव का इलाका है, मोहनपुरा इलाका है, जहाँ पर ये बड़ी घटना पेश आई है, जिसमें आप देखिए लगातार कोतवाली सदर क्षेत्र है,
जिसमें और पुलिस मौके पर पहुंची थी, राहत बचाव कार्य को शुरू किया गया। उसके साथ साथ यहाँ पर आप देखिए जेसीबी की मदद से भी मिट्टी को हटाने का काम किया जा रहा है। लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए वहां पर जुट गए हैं। जिला अस्पताल में जो घायल हैं उन्हें भेजा जा रहा है। एक एक करके महिलाओं को बाहर निकालने की कोशिश हो रही है। और एक और बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहाँ पर कुपवाड़ा में एलओसी के पास घुसपैठ हुई है और घुसपैठ की कोशिश यहाँ पर आतंकी कर रहे थे, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने मौका संभाल लिया और आतंकियों के छिपे होने की यहाँ पर आशंका जताई जा रही थी और सेना ने इलाके की पूरी तरह से घेराबंदी कर ली है और सर्च ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। इससे पहले कल आपने देखा किस तरह से एनकाउंटर का दौर एक बार फिर से चला। पिछले कुछ काफी दिनों से ही एनकाउंटर का सिलसिला जम्मू कश्मीर के अंदर लगातार जारी है और एक एक करके सुरक्षा बलों ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाला हुआ है। लेकिन किश्तवाड़ के अंदर भी एनकाउंटर जारी हुआ था 2 दिन पहले, आपने देखा, जहाँ पर एक जवान की शहादत हुई, 3 जवानों के घायल होने की भी खबर आई थी और महज 10 दिन में 8 आतंकियों को मारा भी गया है। लेकिन उसके साथ साथ आज सुबह ही खबर आप देखिए कुपवाड़ा से भी सामने आई, जहाँ पर यहाँ एक और एनकाउंटर जो है वो शुरू हो गया है। श्रीनगर के जाबरान इलाके के अंदर भी एनकाउंटर हुआ था। बारामूला सोपोर की बात करें तो वहां पर रामपुर के अंदर भी आपने देखा किस तरह से एनकाउंटर हुआ, आतंकी के मारे जाने की खबर सामने आई। लेकिन फिलहाल जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी अपडेट आपके सामने, जहां पर कुपवाड़ा के अंदर आज घुसपैठ करने की कोशिश की गई, जहां सुरक्षा बलों ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है, पूरे इलाके की घेराबंदी शुरू कर दी है और उसके बाद सर्च ऑपरेशन यहाँ करने की कोशिश की जा रही है। नागबाग इलाका है जहाँ पर आप देखिए ये पूरी तरह से घुसपैठ चल रही है, लेकिन उसके साथ ही यहाँ पर मुस्तैदी जिस तरह से लगातार सुरक्षा बल अपनी दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो लगातार ठंड जिस तरह से आगे आगे परवान चढ़ रही है, उसके बाद एलओसी पर स्थितियां और ज्यादा दुर्गम होती नजर आती है और इसी कड़ी में जो आतंकी है नापाक साजिश रखने के लिहाज से इस तरह की गतिविधियों को अंजाम देते हैं और घुसपैठ की कोशिश करते। बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बड़गाम में एसआईए की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर जम्मू कश्मीर के बीरगांव में एक व्यक्ति के घर पर छापा मारा गया है। पुलिस और सीआरपीएफ की टीम मौके पर मौजूद है। तो लगातार दोहरी चुनौती का सामना सुरक्षा बल और सैन्य टुकड़ियां कर रही हैं। एक तरफ आप देखिए किस तरह से एलओसी पर सेना मोर्चा संभाल रही है और दूसरी तरफ राज्य के अंदर बड़गाम में भी एसआईए ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए बीरगांव में एक व्यक्ति के घर पर संदेह के आधार पर छापा मारा और गाड़ियों की लंबी कतार आप देखिए और ये तमाम गाड़ियां हैं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की टीम की, जो लगातार हर एक एंगल से जांच पड़ताल कर रही है, क्योंकि दोहरी चुनौती के तहत न सिर्फ सीमा पर बल्कि सीमा के अंदर भी जो असामाजिक तत्व हैं वो लगातार किस तरह से प्रदेश की शांति के लिए चुनौती बने हुए हैं। लिहाजा समय गुजरने के साथ साथ शांति में कोई बाधा न बने, लिहाजा जो सैन्य बल है, सुरक्षा बल है, हर स्थिति पर आगे बढ़ते हैं। देखिए एसआईए की तरफ से, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। गिरवाहा के अंदर एक व्यक्ति के घर के अंदर ये छापेमारी हुई है और एसआईए लगातार आप देखिए टेरर फंडिंग मामले को लेकर कई स्थानों पर पहले भी दबिश दे चुकी है। और इससे पहले बड़गाम ही चलेंगे, क्योंकि बड़गाम से हमारे संवाददाता अशरफ ने हमारे साथ ज्वाइन कर लिया है। अशरफ, ताजा अपडेट कीजिएगा, कहाँ पर छापेमारी हो रही है, क्योंकि एसआईए की बड़ी कार्रवाई बड़गाम के अंदर चल रही है। जहाँ तक हम कार्रवाई की बात करें तो एसआई की टीम जो है जो है बड़गाम गिरवा इलाके के कुंडूरा गांव पहुंचे, जहां पर जो है उमर शेख नामी एक नौजवान है, उसके घर पे एसआई की जो है छापामार कार्रवाई की गई। कहा जा रहा है कि 2021 के दौरान वो जो है वीजा पे पाकिस्तान चले गए थे और उसके बाद जब वो यहाँ आए तो उसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन हो रही थी। उसी दौरान जो है इसके खिलाफ जो है एक एफआईआर भी लॉन्च हुआ है, जो कि पुलिस स्टेशन गिरवा में हुआ था। उसके बाद जो है उसको जो है एसआई की टीम से जो है बुलाया गया था, तो जो वो वहाँ पर नहीं पहुंचे थे। उसके बाद एसआई ने आज जो है एक वारंट जो है एनआई कोर्ट की तरफ से ली है और उसके बाद जो उसके घर से छापामार कार्रवाई सुबह सवेरे से जारी थी। अब जो है वहाँ से चीजें निकल चुकी है। आपको बता दें कि जो ये उम्र है चले गए थे, वीजा पे गए थे, ऐसा कहा जा रहा है। क्या कोई दस्तावेज वहाँ से उठाए गए हैं या फिर चीजों को, इक्विपमेंट्स को खंगालने की कोशिश की गई है? किस तरह की कार्रवाई हुई है? देखिए, जहाँ तक हम
वहाँ पर जो कागजात की बात करें, कुछ जो एसआई ने उसको बुलाया था वो नहीं आए थे, तो फिर आज सुबह वहाँ एसआई की टीम पहुंची तो पूरे घर में जो है तलाशी कार्रवाई की गई है। अभी तक एसआई की तरफ से ऐसा कोई प्रश्नों बाहर नहीं आया कि क्या उन्होंने दस्तावेज वहाँ से हासिल किए या कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक आइटम जो उन्होंने अपने साथ इस तरह की अभी तक कोई इन्फॉर्मेशन बाहर नहीं आई है। मगर जहाँ तक हम इस उमर केस की बात करें, इसका जो पिताजी है वो मिल्टन से रिलेटेड रहा है, एक रिलीज मिल्टन है, तो ये बेटा जो है इसी दौरान पाकिस्तान भी चले गए थे, वीजा पे गए थे, तो लगातार उसके बाद जो है बंद थे। तो आज ऐसा ने जब इसको बुलाया था तो यहाँ वहाँ पर हाजिर न होने की वजह से इसको जो है वहाँ पर अगर हम जुलाई 2023 की बात करें तो टारगेट किलिंग को लेकर एसआईए की तरफ से एक बड़ी छापेमारी की गई थी दक्षिण कश्मीर के अंदर। उसके बाद यहाँ पर आपने देखा था कि एसआईए की तरफ से टेरर फंडिंग को लेकर भी बड़ी कार्रवाई, और आज आतंकी गतिविधियां, टेरर फंडिंग को मद्देनजर रखते हुए क्या बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। और जिस शख्स के घर में ये छापेमारी हुई है उसके तार अगर किसी और के साथ जुड़ रहे हैं तो वहां पर किस तरह से कार्रवाई। जिस तरह से आपने कहा, जब यहाँ पर जो टारगेटिंग किलिंग हुई थी उसके बाद हमने देखा एसआई और एनआईए की टीम लगातार बडगाम के अंदर भी कई जगहों पे उन्हें छापा मार कार्रवाई की, और सबसे बड़ी कार्रवाई उसको उस वक्त एनआईए को हासिल हुई जब यहाँ पर खुरम परवेज नाम के एक ऑफिस से छापा मार कार्रवाई चली। लगभग सुबह से लेकर शाम तक जैसे वहाँ से काफी ऐसे दस्तावेज जो है एसआई या एनआईए को मिले थे। उसके बाद हमने देखा कई जगहों पे और जो है कार्रवाई की गई। मगर आज भी जब हम इस कार्रवाई की बात करें, जिस तरह से टारगेटिंग किलिंग हो रही है या उनसे जिस तरह से टारगेटिंग किलिंग हो रही है, कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही है कि उनके साथ या कोई ऐसे ग्राउंड लेवल पे कोई तरह की सिचुएशन नहीं है। उन सब चीजों को देखकर इस तरह की कार्रवाई एनआईए की तरफ से एसआई की तरफ से लगातार आपका हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ने के लिए, ताजा अपडेट साझा करने के लिए। तो लगातार जांच के आधार पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम, जम्मू कश्मीर और सीआरपीएफ की टीम ने यहाँ पर छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया है। देखना बेहद खास होगा कि जब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड होगी तो क्या कुछ एसआईए की टीम से ऑफिशियल स्टेटमेंट निकलकर सामने आएगा। बहरहाल आगे बढ़ रहे, बात कर रहे चुनावी राज्य की तरफ, क्योंकि कल पहले चरण के तहत झारखंड में मतदान होना है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर झारखंड और पश्चिम बंगाल में ईडी की टीम की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। चुनाव से महज एक दिन पहले या ये कहा कुछ घंटे पहले पश्चिम बंगाल में भी घुसपैठी की तलाश की जा रही है। तो अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ मामले में लगातार छापेमारी का सिलसिला चल रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने बांग्लादेशी नागरिकों के अवैध घुसपैठ से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में मंगलवार यानी आज के दिन पश्चिम बंगाल के अलावा चुनावी राज्य झारखंड में 17 जगहों पर एक के बाद एक दबिश दी है। जांच एजेंसी के झारखंड कार्यालय की तरफ से इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव में आपको बता दें कि कल पहले चरण के तहत 43 सीटों पर मतदान होना है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान हम देखें कि न सिर्फ ईडी की एक कार्रवाई हो रही है घुसपैठियों को लेकर। ऐसा आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग की टीम ने भी सुनील श्रीवास्तव के नाम के जो हेमंत सोरेन के उनके सहयोगी हैं पीएस हैं, उनके घर छापेमारी की थी। लेकिन फिलहाल एक लेटेस्ट अपडेट अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी। जिस तरह से झारखंड के अंदर लगातार ईडी की कार्रवाई चल रही है, हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से ईडी को कार्रवाई करते हुए देखा गया है, अब इस बार आपकी कहानी खत्म है। झारखंड में ईडी की छापेमारी पर इस तरह से उन्होंने बड़ा बयान जारी कर दिया है। वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हमारी पार्टी से, गठबंधन से जो चुनाव लड़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के घरों में यहाँ पर छापे पड़ रहे हैं। आप परास्त हो चुके हैं, तमाम राज्यों में आप लोग यहाँ पर आ रहे हैं, तो ये बतला रहे हैं कि किस तरह का हाल झारखंड के अंदर है। लेकिन एक बड़ी कार्रवाई को जिस तरह से ईडी की तरफ से अंजाम दिया गया है, 1 दर्जन से भी ज्यादा जगहों पर अभी तक छापेमारी ईडी की तरफ से की जा चुकी है। लेकिन बांग्लादेश घुसपैठियों का एक बड़ा मुद्दा और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला यहाँ पर सामने रखा गया है, जिसके बाद ईडी की कार्रवाई लगातार हो रही है। आयकर विभाग की तरफ से भी कार्रवाई हुई, और झारखंड के अलावा पश्चिम बंगाल के अंदर भी इसी तरह से ईडी की कार्रवाई चल रही है। यानी कि 17 जगह झारखंड के अंदर है और एक जगह यहाँ पर पश्चिम बंगाल के अंदर है। जिस तरह से मनीष झा भी बता रहे थे कि कुल मिलाकर 18 जगहों पर ईडी की तरफ से एक्शन किया गया है। तो मनोज पांडे भी साफ तौर पर अपनी बात कह रहे थे। वो कह रहे थे ठीक है, चुनाव से पहले इस तरह की कवायद आप लोग कर सकते हैं, नैरेटिव सेट करने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन अभी तक जो कार्रवाई एजेंसी ने की है कुछ नहीं मिला है। बरामद भी जो है बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, यानी कि रिकवरी कुछ नहीं हुई है, दबिश देने की कोशिश की गई है। तो इस बार आपकी कहानी खत्म है। हेमंत सोरेन की तरफ से ये बड़ा बयान, क्योंकि
झारखंड मुक्ति मोर्चा लगातार मैदान में डटा हुआ है, लेकिन इस बीच में भारतीय जनता पार्टी भी इस बार यहाँ बढ़त बनाने की पूरी तरह से कोशिश कर रही है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश कर रही है। आपको याद होगा, आपसे कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग की टीम ने छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया था। दूसरे दिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल जब जनसभा कर रहे थे झारखंड में, तब लव जिहाद और लैंड जिहाद रह कर वो गिना रहे थे। और देखिए, कल रैली में लैंड जिहाद की बात उठती है और आज अवैध घुसपैठियों के खिलाफ कार्रवाई के मद्देनजर झारखंड और पश्चिम बंगाल में कार्रवाई हो जाती है। धर्मांतरण का भी बड़ा मुद्दा झारखंड के अंदर उड़ा था, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कह रहे थे कि धर्मांतरण कराया जा रहा है झारखंड के अंदर, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर हमारी सरकार आती है तो इस पर रोक लगाई जाएगी। मनीष एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनीष, जिस तरह से ईडी की कार्रवाई हो रही है, सुबह ही बात हो रही थी कि कुल मिलाकर 18 जगहों पर कार्रवाई हुई है, लेकिन झामुमो की तरफ से एक बड़ा पलटवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर किया गया है कि इस बार के हालात बदले रहेंगे। बिल्कुल आपका लगातार अगर हम बात करें इंडिया गठबंधन का, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों एनडीए पर लगातार हमलावर रहे इस तरह की कार्रवाई के लिए। परंतु एनडीए का बात करें तो लगातार इन लोगों का कहना है कि ये स्वतंत्र एजेंसी है और अपना काम कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा लगातार ये कहते रहे कि झारखंड में बंगाल के रास्ते और घुसपैठी हुई है, बांग्लादेशी घुसे हुए हैं और आज जो कार्रवाई हो रही है ये महत्वपूर्ण है। मैं बता दूं कि पाकुड़ का कलिकापुर है जहां ये कार्रवाई हो रही है, और दो जो विधानसभा है महेशपुर और लिट्टीपाड़ा, ये दोनों में इन लोगों का आरोप रहा है कि घुसपैठी आए हैं और अवैध रूप से यहाँ का आधार कार्ड और अन्य जो दस्तावेज है वो बनाकर यहाँ रह रहे हैं। लगातार यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि यहाँ के जो आदिवासी हैं उन्हें बहला फुसला कर ये लोग विवाह करते हैं और इसके बाद ये यहाँ के अस्थायी बसिंदा हो जाते हैं। तो इन्हें भगाने की मुहिम चल रही है। ये कितनी होगी कि अधिकारी को उसका भी क्या पुष्टि नहीं है कि ये जो कार्रवाई हो रही है ये मनी लॉन्ड्रिंग को लेकर है या अवैध घुसपैठी को लेकर है। लेकिन हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं, हेमंत सोरेन तो कह रहे हैं कि इस बार कहानी खत्म होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ पर छापेमारी हो रही है रिकवरी नहीं हो पा रही है। हेमंत सोरेन तो लगातार ये कहते रहे हैं, इनके जो प्रवक्ता है सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा था कि अगर कार्रवाई होती है तो हमें ऐतराज नहीं है, परंतु उसका जो आउटपुट है वो सार्वजनिक होना चाहिए, क्योंकि जनता के मन में जो भ्रम की स्थिति है वो दूर हो जाए। तो आरोप प्रत्यारोप का दौर तो जारी है ऐसा, लेकिन जो स्वतंत्र एजेंसियां हैं वो अपने हिसाब से काम कर रही है। आज देर शाम तक ये स्पष्ट हो पाएगी कि क्या स्थिति रही है या जांच के बाद क्या मिला है। हाल फिलहाल में ठीक है मनीष, जब हमने घुसपैठ की बात की है तो पश्चिम बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और असम की चर्चा बहुत ज्यादा हुई है, और जब घुसपैठ की चर्चा होती है तो बीजेपी की तरफ से लैंड जिहाद जैसा शब्द दिया जाता है, जो घुसपैठ के माध्यम से यहाँ की जो शांति है उसको भंग करता है। क्या बैठे बैठाए ये मुद्दा मिल गया है बीजेपी को, जो चुनाव से ठीक एंड पहले इस तरह से ईडी की तरफ से कार्रवाई हुई है, जिसका असर कल होने वाले मतदान पर सीधा पड़ता नजर आएगा? बिल्कुल कुणाल, जिस तरह से प्रधानमंत्री ये संबोधन करते रहे हैं, गृह मंत्री इस बात को लेते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा तो लगातार ये कहते रहे, और लव जिहाद का मामला जब यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए तो उन्होंने भी इसे प्रमुखता से रखा था। लेकिन एक चीज देखने वाली बात है कि इस बार जो कार्रवाई हो रही है बंगाल और झारखंड दोनों जगह है। जो आरोप रहा है इंडिया गठबंधन की ओर से, खासकर मुख्यमंत्री की ओर से, क्योंकि बॉर्डर ये सस्ता नहीं है बांग्लादेश से झारखंड का, तो घुसपैठ हुआ कैसे, तो ये दिखाने का या यूं कहें कि ये प्रयास है। बंगाल और जिस तरह से झारखंड के अंदर एक बड़ा मुद्दा घुसपैठियों को लेकर उठा, लेकिन मनीष उसके साथ साथ जो युवा झारखंड से निकलकर बाहर रोजगार के लिए जा रहे थे, जो पलायन हो रहा था, उसे रोकने के लिए भी कदम उठाने की बात कही गई थी। बहरहाल 23 नवंबर के बाद ही समझ में आएगा कि आखिर कौन सत्ता में आता है और किस तरह से काम करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल झारखंड के अंदर ईडी की कार्रवाई पूरी तरह से चल रही है, जिस पर आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो गया है, और हेमंत सोरेन साफ शब्दों में कह रहे हैं कि इस बार कहानी खत्म होगी। चलिए रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। चलिए
चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बड़ी खबर के साथ ही शुरुआत करते चलो। झारखंड के अंदर आप देखिए किस तरह से कल पहले चरण का मतदान होना है, लेकिन उस बीच में यहाँ 15 जिलों की 43 सीटों पर ये मतदान होगा। पहले चरण पर आप देखिए 683 प्रत्याशी अपना भाग्य आजमा रहे हैं। पहले चरण के लिए सभी दलों ने पूरी तरह से अपना जोर लगा दिया है और इन कुल सीटों की अगर हम बात करें, जिन सीटों पर चुनाव होना है, 43 सीटों को लेकर बात हो रही है। 15,334 बूथ यहाँ पर बनाए गए हैं और चुनावी मैदान में जो कुल प्रत्याशी खड़े हैं 683 है, जो अपनी किस्मत का फैसला किस तरह से होगा ये आजमा रहे हैं। और 1,37,10,717 वोटर इन सभी लोगों की किस्मत का फैसला करने वाले हैं। और पहले चरण में कुल वोटरों की जो संख्या है वो 68,73,455 है, जिसमें कि आप देखिए जो पुरुष वोटर है वो 68,36,959 है। महिला वोटर्स की अगर हम बात करें तो आप देखिए जो 68,000 का आंकड़ा देखने को मिला था, लेकिन वो कहीं ना कहीं बढ़ गया। अगर हम पुरुष वोटर्स की बात करते हैं तो 68,38,959 है और पुरुष 68,73,455 है। हर जेंडर का भी मतदाता वहां पर है। 303 यहाँ पर शामिल है। सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है, क्योंकि 15 जिलों की 43 सीटों पर ये चुनाव होगा। बिल्कुल, 15 जिलों की 43 विधानसभा सीटों पर कल सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ये 15 जिले अपने आप में बेहतर महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में बात की झारखंड के तो 15,344 बूथ बनाए गए हैं। कल मतदान की प्रक्रिया के तहत 1,37,10,717 मतदाता कल तमाम प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे। इनमें 68,73,455 पुरुष वोटर हैं। 68,36,959 महिला मतदाता भी कल किस्मत तमाम प्रत्याशियों की कैद कर देंगी। पहले चरण में 303 थर्ड जेंडर के वोटर भी शामिल की गए हैं और कुल 683 ऐसे उम्मीदवार हैं कल जिनकी किस्मत कैद हो जाएगी। तो पूर्वी सिंहभूम, पलामू, पश्चिमी सिंहभूम, रांची, हजारीबाग, सरायकेला, चतरा, गढ़वा, गुमला, खूंटी, लातेहार, लोहरदगा, सिमडेगा, कोडरमा और रामगढ़ ये महत्वपूर्ण ऐसे जिले जहां पर कल मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी। मनीष हमारे साथ जुड़े हुए। मनीष, 43 सीटों पर कल वोटिंग होने जा रही है। सुबह 7 बजे से प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ग्राउंड जीरो पर नो डाउट पोलिंग पार्टियों के रवाना होने का सिलसिला चल रहा है, कई तो पहुंच भी चुकी हैं। 43 में से 17 सीटें ऐसी हैं जो जेएमएम के खाते में गई थी, महज 13 बीजेपी के पास और बाकी 8 कांग्रेस। सभी राजनीतिक दलों के ऊपर दबाव है कि वो 2019 के नतीजों से ज्यादा बेहतर परफॉर्म करें और अगर हम 2024 के नतीजों को विधानसभा में कन्वर्ट भी करते हैं तो भी मामला बराबरी पर अड़ता हुआ नजर आता है। बिल्कुल कुणाल, परिस्थितियां इस बार बदल रही हैं। 2019 का अगर हम तुलना करें तो इलेक्शन कमीशन ने भी बेहतर व्यवस्था बनाई है, अतिरिक्त पुलिस बल की व्यवस्था की गई है। और अगर हम बूथ का बात करें तो नोडल पदाधिकारियों से हमारी बात हो रही थी तो उनका कहना था कि इस बार जो अधिक उम्र के हैं या जो बीमार हैं उन्हें बैठने की भी व्यवस्था की जा रही है। तो सुरक्षा से लेकर तमाम चीजों का ध्यान रखा गया है। ऐसे बूथ भी बनाए गए हैं जिसे पिंक बूथ का नाम दिया गया है, जहाँ सिर्फ महिलाएं ही उसे संचालित करेंगी, महिला के देखरेख में वो पूरी प्रक्रियाएं होंगी। अब बात करते हैं 2019 का, तो 2019 के समीकरण और 2024 के समीकरण में अनेक अंतर देखे जा रहे हैं। 2019 का अगर हम बात करें तो उस समय बाबूलाल मरांडी छत्तर रहे थे और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अनेक सीटों पर प्रभाव डाला था, जिसके कारण सत्ता से दूर रह गई थी भारतीय जनता पार्टी। इस बार सुरेश महतो को साथ लेकर चले हैं और बाबूलाल मरांडी उनके साथ हैं। अनेक ऐसे दिग्गज हैं जो झारखंड मुक्ति मोर्चा से आए हैं, वो भी उनके साथ हैं। तो इस बार का जो समीकरण है वो थोड़ा सा लग रहा है। हम इंडिया गठबंधन की बात करें के दाव पर लगी है। कल जिन 43 सीटों पर मतदान हो रहा है, नो डाउट अगर टोटल सीटें देख लें तो बहुमत का आंकड़ा तो कल के दिन ही क्रॉस हो जाएगा जितने सीटों पर मतदान हो रहा है। लेकिन उसके बावजूद 6 कैबिनेट मंत्री चुनावी मैदान में हैं, पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन चुनावी मैदान में है, गीता कोड़ा, तो प्रतिष्ठा तो जेएमएम की दाव पर लगी है। कुणाल, अगर हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है अगर उस पर ध्यान दें
तो उस समय में स्थिति कमोबेश थी। एनडीए की जो तमाम घटक है ये सभी साथ थे, बावजूद इसकी जो बढ़त है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की है। तो 19 का तुलना करें, 2024 लोकसभा का तुलना करें, तो यह कह पाना मुश्किल है कि अगला कदम क्या होगा, क्योंकि जनता के मन में क्या है यह कह पाना भी मुश्किल है। से बीजेपी पार्टी हमेशा उसी विधानसभा सीट पर या फिर लोकसभा सीट पर दांव खेलती है जहां पर सीटें सबसे ज्यादा होती हैं। जैसे अगर हम देखते हैं हजारीबाग को, और उसके साथ ही पूर्वी सिंहभूम इलाका आ जाता है जिसमें ज्यादा सीटें हैं, सरायकेला है वहां पर ज्यादा सीटें हैं, रांची के अंदर ज्यादा सीटें हैं। और हमने देखा कि ज्यादातर रोड शो और रैली को जो संबोधित किया गया पलामू के अंदर, इन्हीं इलाकों को चुना गया। यानी कि एक सोच समझकर स्ट्रैटेजी के तौर पर बीजेपी ने खेलने की कोशिश की है, क्योंकि सर्वे के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो 43 में से 78 सीटों पर सर्वे ये कहता है कि बीजेपी बढ़त बना सकती है। बिल्कुल। अच्छा, हरियाणा के चुनाव का अगर हम लोग परिणाम हैं तो जो आंकड़ा था उस आंकड़ा से बेहतर कर गई बीजेपी। तो बीजेपी इस चीज को, जो आपने इसका जिक्र किया है, वो ये समझकर चल रही है कि आने वाले समय में उनका ये मकसद है कि वो अपने बूते बहुमत के आंकड़ा को पार करे। बाकी सहयोगी उनके साथ रहेंगे, परंतु ये देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरह दोनों एनडीए और इंडिया गठबंधन ने अपना सियासी दाव चला है या चुनावी दाव चला है, इस दाव में कौन सफल हो पाते हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाके में अभी भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का पकड़ है और शहरी में देखें तो भारतीय जनता पार्टी की पकड़ है। आज भी अनेक ऐसे रैली है जो यहाँ होना है। आज धनबाद जो दूसरा चरण में है, वहाँ भी केंद्रीय गृह मंत्री वहाँ मौजूद है, हेमंता बिश्व शर्मा का कार्यक्रम है, शिवराज सिंह चौहान का कार्यक्रम है। तो लगातार जो दिग्गज है, स्टार प्रचारक है, पहले चरण का मतदान और पहले चरण के मतदान को लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने पूरी प्रतिष्ठा यहाँ पर दांव पर लगा दी। शुक्रिया आपका महेश, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच आगे बढ़ रहे, रुक कर रहे अगली बड़ी महत्वपूर्ण खबर की तरफ। लगातार चुनाव का सिलसिला जारी है, चुनाव चल रहा है तो प्रचार का जोर भी इस वक्त लगातार जोर पकड़ता नजर आ रहा है। कल 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव भी है। कल न सिर्फ झारखंड में पहले चरण का मतदान होगा, बल्कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर उपचुनाव है, बाई इलेक्शन है। बात की जाए बिहार में 4 तो छत्तीसगढ़ में 1 सीट पर उपचुनाव है। केरल की वायनाड सीट लोकसभा सांसद राहुल गांधी की एक सीट छोड़ने के बाद खाली हुई, उस पर प्रियंका गांधी चुनावी मैदान में है, उनका पॉलिटिकल डेब्यू है। तो वायनाड में प्रियंका गांधी वर्सेज नाव्या का यहाँ पर मुकाबला बेहद रोचक देखने वाला होगा। किस तरह से वहां पर जो लेफ्ट पार्टी है, सीपीआई है, उसके तरफ से कैंडिडेट उतारने के बाद वो जो त्रिकोणीय समीकरण बना है, उसने कांग्रेस के लिए थोड़ी चिंता वाली स्थितियां पैदा कर दी हैं। तो राहुल गांधी के वायनाड सीट छोड़ने के बाद, रायबरेली सीट चुनने के बाद ये सीट खाली हुई। यहाँ पर अब प्रियंका गांधी जो कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय महासचिव है, चुनावी मैदान में है। पहला उनका सियासी परीक्षा होगी, पॉलिटिकल डेब्यू है। उनके सामने बीजेपी ने उतारा अपनी युवा नेता नाव्या को, जो वहां की महिला विंग की प्रतिनिधि की सबसे प्रमुख चेहरे के तौर पर देखी गई है। काफी काम उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी किया भारतीय जनता पार्टी के लिए, और इस बार प्रियंका गांधी का मुकाबला सीधे बीजेपी के नाव्या से, जबकि सीपीआई की तरफ से हमने देखा था कि लोकसभा चुनाव में एनी राजा वहां पर चुनाव लड़ी थी, और इस बार भी सीपीआई लगातार कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा रही है। तो 10 राज्यों की 31 सीटों पर कल उपचुनाव है। इनमें पंजाब, इनमें बिहार, इसमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है। 28 विधायकों के लोकसभा चुनाव में सांसद बनने के बाद ये सीटें खाली हुई, जिनमें 2 का निधन भी हुआ और 1 के दल बदल के बाद भी 1 सीट पर उपचुनाव कराना पड़ा। इनमें 4 सीटें एसपी के लिए तो 6 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई है। 31 में से 18 सीटें विपक्ष में जीती, जबकि 18 के अलावा बाकी जितनी 10 सीटें रही, यानी कि 15, वो सब बीजेपी के पास रही। 9 सीटें कांग्रेस के पास थी। लिहाजा इंडिया अलायंस पर प्रेशर रहेगा कि वो अपनी परफॉर्मेंस को सस्टेन करे, जीती हुई सीटों को बरकरार रखे। भले ही उनके सांसद यहां से बन गए हों, विधानसभा चुनाव में जो बाई इलेक्शन हो रहा है वहां पर भी इन पार्टियों की पकड़ बनी रहे। तो लिहाजा कल का दिन अपने में बेहद खास। झारखंड में पहले चरण का मतदान 43 सीटों पर, इसी के साथ साथ 10 राज्यों की 31 विधानसभा सीटों पर भी कल उपचुनाव होने जा रहा है।
तो फिलहाल सिक्किम की 2 सीटों पर चुनाव होना है, राजस्थान में 7 विधानसभा सीटों पर ये उपचुनाव होना है, लेकिन काफी तरीके से दिलचस्प मुकाबला ये माना जा रहा है। कर्नाटक की 3 सीटें इसमें हैं, मध्य प्रदेश की 2 सीटें हैं, असम की 5 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ की 1 सीट है और इसके साथ साथ पश्चिम बंगाल की भी 6 सीटें हैं। मध्य प्रदेश की जिस तरह से आपको पहले भी बताया कि 2 सीटें, लेकिन उसके साथ ही बिहार की 4 सीटों पर ये उपचुनाव होना है। गुजरात की 1 सीट है, केरल की चलकारा विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव होना है, वायनाड लोकसभा सीट पर भी उपचुनाव होना है। तो साथ आप देखिए दांव पर जरूर लगी हुई है, क्योंकि उपचुनाव के जो नतीजे हैं वो सीधे तौर पर प्रदेश की मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं, जहाँ की लगातार भी कहा जा रहा था कि पिक्चर किस तरह से रहेगी, तो फिलहाल बिहार का समीकरण थोड़ा सा समझना जरूरी था, क्योंकि 4 विधानसभा सीटों पर यहाँ उपचुनाव है, जहाँ पर रामगढ़ सीट है जहाँ से आरजेडी ने चुनाव लड़ा था और सुधाकर सिंह यहाँ पर सांसद बन गए थे, लेकिन उस बीच में बैलागंज की सीट जो है वो भी आरजेडी के खाते में गई थी। सुरेंद्र प्रसाद यादव यहाँ पर सांसद बने और इमामगंज इलाके की अगर हम बात करते हैं तो एचएएम की तरफ से यहाँ पर चुनाव जो है वो लड़ा गया। जीतनराम मांझी यहाँ पर सांसद बनकर आए और तरारी सीट के अंदर यहाँ सीपीआई एमएल की बात करें तो ये पार्टी जीत कर आई थी। सुदामा प्रसाद यहाँ पर सांसद जो है वो बन गए थे, लेकिन उनके साथ ही मध्य प्रदेश का अगर हम रुख करते हैं, 2 विधानसभा सीटें हैं उपचुनाव को मद्देनजर रखते हुए। बुधनी है जहाँ से भाजपा ने अपना परचम लहराया था, शिवराज सिंह चौहान, जो कि आपने देखा भारी तादाद में वोट उन्होंने लिए और एक जीत साबित कर काफी तरीके से उन्होंने जिस तरह से आप देखिए अपना परचम भी लहराया। दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजयपुर के अंदर भी आप देखिए कांग्रेस पार्टी जो कि रामनिवास रावत वहां से जीत कर आए थे। हमारे साथ छत्तीसगढ़ से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और दूसरी तरफ बिहार से भी हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। बिहार के अंदर की ही सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरह से 4 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, किस तरह का समीकरण इन चुनावों में दिख रहा है? 2019 के मुकाबले क्या 2024 में बदलाव रहेगा या फिर सामान्य स्थिति? देखिए बिहार के 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव होना है, तो उसको लेकर पूरी तैयारी होती है चुनाव की तरफ से, वो कर ली गई है। और खास बात यह होगा कि इन 4 विधानसभा सीटों पर जब मतदान होंगे तो आने वाले अगले साल विधानसभा को लेकर दिशा और दशा तय होगी कि आखिर क्या रणनीति होगी आने वाले 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर। देखिए हम लोग कहते हैं लोकसभा चुनाव में जो इस साल लोकसभा चुनाव हुआ है तो उसमें जो महागठबंधन का खासतौर पर राष्ट्रीय जनता दल का जो एम वाई समीकरण था, तो उस एम वाई समीकरण में यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण में एनडीए सरकार कहीं न कहीं सेंध लगाने में कामयाब हुई थी और बिहार में एनडीए सरकार को अच्छी सफलता हासिल लगी थी। तो अब ये देखना होगा कि क्या महागठबंधन का जो एम वाई समीकरण है या फिर जो उनका जातीय आधार पर वोट बैंक है वो कायम रह रहा है या फिर जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो सेंध लगा था वो अभी बरकरार है। हालांकि देखिए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद हो या फिर जो राष्ट्रीय जनता दल के और भी बड़े नेता है तो उन्होंने अपने तरह से बढ़ चढ़ कर प्रचार प्रसार किया है अपने उम्मीदवार के लिए। वहीं एनडीए की ओर से जो है आज बड़े तौर पर जो है अपनी उपलब्धि बताई जा रही है और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो देश से किए जा रहे कार्य हैं तो उनको रखा जा रहा है। तो एक तरफ जहाँ नरेंद्र मोदी के नाम पर बिहार में एनडीए वोट मांग रही है, वहीं महागठबंधन के लिए ये अग्नि परीक्षा होगी। लेकिन देखिए खास बात ये होगी कि इस चुनाव में सरकार पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। जो अंकगणित का एक महाखेल होता है उस अंकगणित के शंभू राही भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ छत्तीसगढ़ से। शंभू, रायपुर दक्षिण की अगर हम बात करते हैं तो भाजपा के पाले में ये सीट थी जिसमें ब्रजमोहन अग्रवाल सांसद बने थे, लेकिन इस बार का चुनाव आप भी किस तरह से वहां पर देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ऐसा बताना चाहूंगा जो सांसद से ब्रजमोहन अग्रवाल बनने के बाद जो है दक्षिण विधानसभा सीट का फिर जो है वो खाली हो गई थी, जिसके बाद जो है यहाँ उपचुनाव हो रहा है। बताना चाहूंगा कि 1990 से अब तक जो है कांग्रेस इस सीट को जीत नहीं पाई है। 35 साल हो गए इस सीट में, अभी तक जो है इस सीट को जीत नहीं पाई है। तो कहीं न कहीं इस बार जो है कांग्रेस ने जो है युवा चेहरा आकाश शर्मा को कांग्रेस मैदान में उतारा है। तो कहीं न कहीं कांटे की टक्कर तो दिख रही है, मगर जिस तरीके से एक उपचुनाव जीते हैं अति सत्ता सरकार की है तो कहीं न कहीं यहाँ पर जो भाजपा जो है भारी पड़ सकता है, क्योंकि
खुद जो ब्रिजमोहन अग्रवाल है वो बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी के पक्ष में लगातार प्रचार कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगता है अब देखने वाली बात होगी जब चुनाव कल होगा तो आखिर इसका माजरा क्या होता है और कौन जीते, देखने वाली बात होगी। शंभू, अक्सर कहा जाता है जब बाई इलेक्शन होते हैं जो सरकार राज्य में चल रही हो जिस पार्टी की, उसका सीधा सीधा प्रभाव देखा जाता है। एक ही सीट है विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार चल रही है, यानी कुल मिलाकर बीजेपी के लिए फिर ज्यादा परेशानी वाली बात नहीं होगी इस सीट को निकालना। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जहाँ सत्ता पक्ष होता है वहाँ पर उसका हावी होता है, तो कहीं न कहीं ये सीट पहले से भी बीजेपी की 25 सालों से है। और बताना चाहूंगा सबसे बड़ी बात यह है कि ये सीट हाई प्रोफाइल सीट है, आज तक यहाँ पर कांग्रेस ने 25 सालों से जीत नहीं पाई है। और कहीं न कहीं ये सीट जो है मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी जो है इस पे जीत हासिल बिल्कुल कर सकती है इसमें। ठीक है, चलिए बहुत शुक्रिया अमित आपका, बहुत शुक्रिया शंभू आपका हमारे साथ बिहार और छत्तीसगढ़ दोनों जगह से लाइव होने के लिए। तो कल न सिर्फ 43 सीटों पर झारखंड की नजर होगी बल्कि 15 राज्यों की 31 सीटों पर भी सबकी निगाह होगी जहां पर उपचुनाव होने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक ले रहे, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के उस बाद भी खबरों का सिलसिला जारी। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। सीधे रुख कर रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, इस वक्त एक जनसभा को। आइए मित्र क्या चुनाव को लेकर नेता एक दूसरे को घेर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की आज जनसभाएं हैं। पीएम की जहां चंद्रपुर, सेबूर, सोलापुर और पुणे में जहां जनसभा है। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर सभी दल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बताते चले कि 14 नवंबर को यहाँ संभाजी नगर, नवी मुंबई और मुंबई में रैली होगी। पीएम नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी आज जनसभाओं को संबोधित करेंगे और पीएम की चंद्रपुर, सेमूर, सोलापुर के अंदर यहाँ जनसभाएं हैं, पुणे के अंदर भी जनसभाएं हैं। आज से 14 नवंबर तक पीएम मोदी की 11 रैलियां प्रस्तावित की गई हैं और महाराष्ट्र की जनता के साथ सीधा संवाद जहां पर आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से कर रहे हैं। और पीएम मोदी का 5 दिन में ये महाराष्ट्र का तीसरा दौरा है। सेमूर, सोलापुर और पुणे में रैलियां हैं। पिछली जनसभाओं में उन्होंने साफ तौर पर एक ही यहाँ पर आप देखिए नारे पर किस तरह की बात कही। उन्होंने कहा एक है तो सेफ है, लेकिन आज किस तरह से अपनी बात को रखेंगे ये बड़ी बात है, क्योंकि आज फिर से 3 रैलियां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे, जिसमें सबसे पहले दोपहर 1 बजे सेमूर के अंदर जनसभा होगी और उसके बाद 4:15 पर सोलापुर के अंदर यहाँ चुनावी रैली होगी और फिर उसके बाद 6:30 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पुणे में महायुति उम्मीदवार के लिए समर्थन की अपील लोगों से करेंगे। और साथ ही ये बताते चले कि जनसभाओं को जिस तरह से संबोधित करने का एक बदस्तूर सिलसिला जारी हो चुका है। कहाँ पर रैलियां हैं वो आपके सामने आप देखिए टीवी स्क्रीन पर डिटेल्स आपके साथ साझा की जा रही है कि आज से 14 नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी रैली करेंगे। 8 नवंबर को यहाँ धुले और नासिक में चुनावी जनसभाएं की थी और साथ ही 9 नवंबर को अकोला, नांदेड़ में भी चुनावी रैली उन्होंने की है। लेकिन ज्यादा तौर पर एक रहेंगे सेफ रहेगा नारा ही आगे वो लेकर चले। 9 नवंबर को अकोला और नांदेड़ के अंदर चुनावी रैलियां और पिछले 4 रैलियों में नरेंद्र मोदी ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर पूरी तरह से निशाना यहाँ नहीं साधा। उन्होंने कांग्रेस पर जातियों को बांटने का आरोप लगा दिया। लेकिन क्या आज यहाँ पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार पर निशाना साधा जाएगा या नहीं, क्योंकि आज सेमूर में दोपहर 1 बजे पहली रैली होगी और उसके बाद यहाँ पर आप अब देखिए सोलापुर में शाम 4:15 पर दूसरी रैली रखी गई है। तो फिलहाल सेमूर के अंदर 1 बजे पहुंचेंगे। मैं कुछ ही समय बच गया है। विदर्भ दौरे पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा राहुल गांधी यहाँ पर करेंगे, क्योंकि आज बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की महारैलियां देखने को मिलेंगी। और साथ ही बताते चले कि लगातार एक करके ताबड़तोड़ रैलियां कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी। राहुल गांधी की जो रैलियां हैं 3 बड़ी रैलियां उन्होंने यहाँ पर करनी है। कौन कौन सी रहेंगी वो जरा देखिए, क्योंकि बुल्डाना में भी आज चिखली में रैली की जाएगी और चिखली में दोपहर 12 बजे राहुल गांधी जनसभा को संबोधित करेंगे, रैली करेंगे।
खामगांव के अंदर भी यहाँ पर चुनावी रैली होगी, जनसभा को संबोधित किया जाएगा, क्योंकि चिखली में अगर दोपहर 12 बजे होती है तो उसके बाद खामगांव की तरफ भी रुख किया जाएगा। गोंदिया में भी चुनावी रैली यहाँ पर की जाएगी और गोंदिया में दोपहर 3:30 का समय रखा गया है और उसके बाद 3:30 पर गोंदिया के अंदर पहुंचेंगे, वहाँ पर आम जनता को संबोधित किया जाएगा और उसके बाद शाम 4:50 पर यहाँ दिल्ली के लिए रवाना भी होंगे कि लगातार ताबड़तोड़ रैलियां। लेकिन इस बीच में महाराष्ट्र की जनता के साथ सीधा संवाद राहुल गांधी भी करेंगे। महाराष्ट्र के अंदर आप देखिए प्रधानमंत्री भी पहुंचे हुए हैं और पिछले 5 दिनों में लगातार ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं और एक दूसरे पर कटाक्ष करने की कोशिश, निशाना साधने की कोशिश। हकीम देशमुख इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हकीम, आज का दिन बेहद खास रहता हुआ नजर आएगा। एक ही चरण में पूरे महाराष्ट्र में 288 सीटों पर चुनाव होना है, लेकिन आज का दिन बीजेपी वर्सेस कांग्रेस या मोदी वर्सेस राहुल का होगा। विदर्भ में राहुल गांधी 3 जगहों पर मोर्चा संभालते हुए नजर आएंगे, जबकि सेंट्रल महाराष्ट्र की बात की जाए तो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए के सबसे स्टार प्रचारक के तौर पर वोट बटोरने की कवायद में लगे रहेंगे। हकीम, कुणाल, देखिए महाराष्ट्र में जिस तरीके से नेशनल लेवल के जो नेता है ये महाराष्ट्र में आकर के रैलियां कर रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो हो रही है। बात पीएम मोदी की करे, राहुल गांधी की करे या अन्य नेताओं की करे, तो कहीं न कहीं महाराष्ट्र का ये जो चुनाव है विधानसभा का, ये खास होने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से दोनों ही दलों में जो है वो टक्कर काटे की आज नजर आ रही है। पिछले 5 साल में जिस तरीके से समीकरण बदले हैं, उस समीकरणों की अगर बात करते तो समीकरण को लेकर के दोनों ही जो दल है, महाविकास आघाड़ी और महायुति, दोनों ही डरे हुए हैं कि विधानसभा चुनाव में जनता किसके साथ खड़े रहेगी, किसे चुन करके लाएगी, किसे वोट देगी। और इसी को लेकर के जो है, इसी के तर्ज पर जो है महाराष्ट्र में ताबड़तोड़ रैलियां जो है वो होती हुई नजर आ रही है। आने वाले 20 तारीख को जो है वो जनता के फैसले का इंतजार होगा, जनता किसके पाले में वोट डालेगी। लेकिन कहीं न कहीं महाराष्ट्र में जिस तरीके से ये रैलियां हो रही है तो ये जरूर दर्शा रही है कि दोनों ही खेमे में कहीं न कहीं अब ठीक है। लोकसभा चुनाव में तो इंडिया अलायंस ने शानदार काम किया। 48 लोकसभा महाराष्ट्र की सीटों में से ज्यादातर सीटों पर इंडिया अलायंस के चेहरे जीतते हुए नजर आए। क्या इंडिया अलायंस की एनर्जी या उनके कॉन्फिडेंस के पीछे लोकसभा चुनाव का रिजल्ट है, या बीजेपी इस बार ज्यादा उत्साहित नजर आ रही है क्योंकि उसने इन पूरे पिछले 5 साल के दौरान शिवसेना एनसीपी के 2 टुकड़े कर दिए और 2 बड़े धड़े इस वक्त बीजेपी के साथ खड़े हैं चुनाव में? कुणाल, देखिए लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से जो हार जो है बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था, उसी को लेकर के डर बीजेपी के खेमे में है। वही हरियाणा की जो हार हुई है उसका डर जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के खेमे में है। तो दोनों ही खेमे में जो है वो डर का माहौल है और उसी के बीच जो है ये विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। इस चुनाव में परिणाम क्या आएंगे वो तो विषय अलग होगा, लेकिन जिस तरीके से ग्राउंड पर हलचल देखने को मिल रही है, लोगों के मुंह से जो बातें सुनने में मिल रही है वो अलग अलग बातें जो है वो लगातार। 23 सीटों से 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सिमटी थी, लेकिन इस बार 2019 के मुकाबले उन्होंने 16 उम्मीदवार अपने कम उतारे हैं। 2019 में 168 उम्मीदवार उतारे गए थे, लेकिन इस बार आप देखिए 148 या 42 पर ही भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार जो उतारे हैं। ऐसा क्यों? अच्छा, देखिए 2019 का जो समीकरण था वो अलग था। 2019 में सिर्फ शिवसेना यानी कि संपूर्ण शिवसेना जो थी वो बीजेपी के साथ थी, और अब 2024 में 3 दल है, यानी कि एनसीपी एनसीपी शरद अजित पवार का गुट है, वहीं शिवसेना जो है वो शिंदे का गुट है। तीनों में कहीं न कहीं जगह का जो बंटवारा था ये होना भी जरूरी था, क्योंकि 40-40 सीटें लेकर के दोनों भी दल आए थे। जिस तरीके से हम अजित पवार की बात करते हैं। बिल्कुल, शुक्रिया आपका इस वक्त हमारे साथ जुड़ने के लिए। बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर का सिलसिला लगातार जारी। लखनऊ बीजेपी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर इस वक्त आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। पोस्टर में लिखा, अली नहीं बजरंग बली चाहिए। तो एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, और उसके बाद 27 के सत्ताधीश कहते। पोस्टर के बाद एक और पोस्टर चर्चाओं के केंद्र में कि अली नहीं बजरंग बली चाहिए। बीजेपी कार्यालय के बाहर चिपका ये पोस्टर इस वक्त लगातार सुर्खियों में है। यूपी में 9 सीटों पर 20 तारीख को उपचुनाव होगा और ये 9 सीटें
किसके हाथों में जाएंगे किसी को नहीं पता। 9 सीटों में से 5 सीटें एनडीए अलायंस के पास रही थी और 4 सीटों पर देखा जाए तो सपा का कब्जा रहा। लेकिन इस बार चुनाव मुद्दों के बजाय पोस्टर के प्रभावी ढंग से उतारने पर लड़ा जा रहा है कि किसका पोस्टर ज्यादा रोचक है और ज्यादा आकर्षक। तो बटेंगे तो कटेंगे, एक है तो सेफ है। 27 के सत्ताधीश से लेकर अब अली नहीं बजरंग बली चाहिए, ये तमाम ऐसे पोस्टर हैं जो लगातार इस वक्त यूपी में चर्चाओं के केंद्र में है। गौरव पांडे हमारे साथ जुड़ रहे साथ अपडेट के साथ। गौरव, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, नया पोस्टर चर्चाओं के केंद्र में, किसने चिपकाया और आखिरकार इस पोस्टर के आते ही किस तरह से सियासत गरमाई? खासतौर पर उत्तर प्रदेश की सियासत में अब लगातार पोस्टर वॉर जारी है। समाजवादी पार्टी से शुरू हुई ये पोस्टर वॉर, भारतीय जनता पार्टी भी लगातार इसमें कहीं पर भी पीछे नहीं रहना चाहती। जहां समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर ये पोस्टर लगते हैं कि बटोगे, साफ तौर पे इस तरीके के पोस्टर लगते हैं कि अली भी चाहिए और बजरंग बली भी चाहिए। और इस बार देवेंद्र तिवारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गौ सेवा परिषद के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के बाहर बैनर लगवाया है, अली नहीं बजरंग बली चाहिए, करहल से अयोध्या तक चाहिए, रावण नहीं राम चाहिए, बटेंगे तो कटेंगे। साफ तौर पे बटने की और कटने की राजनीति को अब राजनीतिक लोटियां फेंकने का काम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में पोस्टर वॉर इस तरह से जारी है कि चाहे वो कांग्रेस का कार्यालय हो तो वहाँ एनएसयूआई का प्रदेश महासचिव पोस्टर लगवाता है, समाजवादी पार्टी की बात हो तो वहाँ के वरिष्ठ नेता पोस्टर लगवाते हैं, और अगर भारतीय जनता पार्टी की बात हो तो इस तरीके के पोस्टर साफ तौर पर जो आपको दिख रहे हैं ठीक मेरे पीछे, बटेंगे तो कटेंगे। अब ये स्लोगन हो गया है उत्तर प्रदेश। बटेंगे तो कटेंगे का नारा पहले दिया गया, उसके बाद एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। लेकिन एक पोस्टर जो सबसे अलग दिखा, जिसमें कि अखिलेश यादव, राहुल गांधी और अजीत कुमार मौर्य की तस्वीर थी, जिसमें लिखा गया था कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है तो एक ही रहेंगे। लेकिन उसके नीचे एक और स्लोगन लाइन दी गई थी कि अगर बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, अगर एक होंगे तो 400 रुपए का मिलेगा। तो ये कुल मिलाकर सियासत ही हो रही है कुछ ऐसा, क्योंकि मुद्दों को गिनाने की भी कोशिश। इस बात में कोई दुराय नहीं है। सियासत बिल्कुल, देखिए जो मुद्दे हैं वो मुद्दे खासकर जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दे थे, उन मुद्दों पर तो चुनाव हुआ ही नहीं। अब जो उत्तर प्रदेश का चुनाव है, चुनाव में साफ तौर पे इस तरीके के मुद्दे हैं। 2 धड़ों में बट गई है राजनीति, एक अल्पसंख्यक और एक हिंदू। हिंदुओं को एकजुट करने के लिए बीजेपी कोई कोर-कसर नहीं छोड़ना चाहती। अल्पसंख्यकों के साथ साथ हिंदुओं को, जो हिंदुओं में वोटर बैंक बटा हुआ, यानी कि यादव की तरफ भागता है, मौर्य की तरफ जाता है, इस तरीके की जो वोटिंग की राजनीति है उसको देखते हुए भी समाजवादी पार्टी चाहती है कि किसी तरीके से कोई कोर-कसर न छोड़ी जाए। हालांकि पहले उपचुनाव है, उसके बाद आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी है। उन तमाम राजनीति को देखते हुए इस तरीके के पोस्टर बाहर फिलहाल उत्तर प्रदेश में देखने को मिला। शुक्रिया आपको गौरव, हमारे साथ जुड़ने के लिए। लखनऊ से ताजा अपडेट के लिए आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी का इस वक्त संबोधन चल रहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। संयोजन में अपना योगदान देने वाले सभी हमारे भाइयों एवं बहनों और बड़ी संख्या में इस यमुना घाटी क्रीड़ा महोत्सव एवं सांस्कृतिक मेले में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए, दूर दूर से आए हुए सभी मेरे बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं बहनें और मेरे सभी युवा नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, हमारे पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, मैं आज इस अवसर पर आप सभी का इस महोत्सव में आने के लिए और इतनी बड़ी संख्या में आप सब लोगों ने मेरा स्वागत किया है, अभिनंदन किया। हेलीपैड से मैं यहाँ तक आते आते सैकड़ों की संख्या में हमारे बड़े बुजुर्गों ने आशीर्वाद दिया, माताओं बहनों ने भी अपना आशीर्वाद दिया, मैं और मेरा स्वागत किया। मैं भी आप सबका अपने हृदय की गहराइयों से आपका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबको प्रणाम करता हूं। और आज बहुत ही हमारा प्रसिद्ध त्योहार है। आज इजाज, बूढ़ी दिवाली और देव दिवाली, इसकी भी मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं।
भाई दुर्गेश्वर लाल जी कह रहे थे, पहले इजाज बूढ़ी दिवाली के कार्यक्रम में सार्वजनिक छुट्टी नहीं होती थी, अवकाश नहीं होता था। ये सौभाग्य भी आप सब लोगों ने मुझे मुख्य सेवक के रूप में काम करने का अवसर प्रदान किया। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे ये त्योहार, हमारी जो परंपराएं, जो हमारे पूर्वजों के समय से हम सब जिनको मानते रहे हैं, वो और आगे बढ़नी चाहिए। इसको हमने सार्वजनिक छुट्टी के रूप में भी इजाज पर्व को, बूढ़ी दिवाली को घोषित किया है। और आज आप सबके बीच में आकर मुझे निश्चित रूप से अपार खुशी हो रही है, अपार आनंद हो रहा है। मैं इतनी बड़ी संख्या में आप सबको देख रहा हूं। मैं इस आयोजन की सफलता के लिए जो हमारी यमुना घाटी क्रीड़ा एवं सांस्कृतिक विकास समिति की पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूं, और साथ में इस क्षेत्र के हमारे कर्मठ जुझारू एवं युवा विधायक मेरे छोटे भाई श्री दुर्गेश्वर लाल जी को भी मैं बहुत बधाई देता हूं, बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस भव्य आयोजन के माध्यम से आपने न केवल हमारे इस जनजातीय और पिछड़े वर्ग के युवाओं की और नौजवानों की खेल प्रतिभाओं को एक सशक्त मंच प्रदान किया है, बल्कि ये हमारी समृद्ध विरासत से जुड़ने और उसे जानने के लिए भी एक अनूठा अवसर है, ये उपलब्ध कराया है। मैं इसके लिए आप सबको बहुत बधाई देता हूं। भाइयों बहनों, यमुना घाटी का एक क्षेत्र ये न केवल आध्यात्मिक रूप से बहुत समृद्ध है, बल्कि प्राकृतिक सुंदरता की दृष्टि से भी इसका अपना एक अलग महत्व है। यह अत्यंत मनोरम है। आज का यह समारोह हमारी यमुना घाटी की सांस्कृतिक विरासत और सामाजिक समरसता का प्रतीक है, जिसमें हम सब लोग मिलकर इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और इस महोत्सव का आयोजन करते हैं। ये तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस वक्त एक भव्य कार्यक्रम को संबोधित करते हैं। इसी के साथ न्यूज रूम लाइव में इतना ही। नमस्कार।